सो हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन कुमार। वेलकम टू इंग्लिश डिमांड। आज का वीडियो होने वाला है हमारा वर्ब के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जब भी बात आती है वर्ब की, तो वर्ब हमारे कौन से शब्द होते हैं? अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मैंने क्या लिखा है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। अब यहाँ पे एक्शन से क्या मतलब है? जैसे कुक, वॉक, टॉक, स्पीक, लिसन, वॉच, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं, ये हम लोगों को पता है। लेकिन ये एग्जाम्पल्स में जितने भी वर्ब के एग्जाम्पल हैं ये हमें क्या बता रहे हैं? किसी भी एक्शन का होना। और स्टेट ऑफ बीइंग से यहाँ क्या मतलब है? किसी भी एक्शन का होना। तो चलिए, डेफिनेशन तो आपको समझ में आई गई होगी, एग्जाम्पल्स भी आ गए होंगे। अब बात आती है ये जो वर्ब होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे आता है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब एंड नंबर 2 पे आता है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। इसके अलावा भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। कितने प्रकार के? टू टाइप्स के। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड नंबर 2 पे आता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी दो टाइप के वर्ब और होते हैं। कौन कौन से? फाइनाइट वर्ब्स एंड हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अब काइंड्स ऑफ वर्ब डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो काइंड्स ऑफ वर्ब्स होती हैं वो हमारी कितनी टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स की। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब और हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। क्या लिखा है इसमें? अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब वो कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। जैसे द पुलिसमैन अरेस्टेड और यहाँ पे द कल्प्रिट ना लिखा हो, तो देखिए द पुलिसमैन अरेस्टेड। अब हमें ये तो पता चल गया कि पुलिसमैन अरेस्टेड, लेकिन किसको किया ये हमें पता ही नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है जैसे द कल्प्रिट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर हमारा कोई नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा द पुलिसमैन अरेस्टेड? किसको अरेस्ट करा पुलिस ने? तो इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब में हमें हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये डेफिनेशन हमसे यही कहती है, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा पड़ती है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज करा जाता है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे द पुलिसमैन अरेस्टेड। अभी अरेस्टेड हमारे यहाँ क्या है? ये है हमारा वर्ब एंड ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये द कल्प्रिट अगर ना हो तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हो पाएगा, उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। इसी तरीके से हिज ब्रदर ब्रोक। ब्रोक क्या है यहाँ पे? हमारी वर्ब। द फ्लावर बेस। अब यहाँ पे अगर हिज ब्रदर ब्रोक होता और अगर यहाँ पे द फ्लावर बेस नहीं होता तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो द फ्लावर बेस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है? द फ्लावर बेस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं हो तो ये कैसे पता चलेगा? हिज ब्रदर ब्रोक। हिज ब्रदर ब्रोक। ब्रदर ने क्या ब्रोक करा? हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। ये तो समझ में आया कि हिज ब्रदर ब्रोक, कुछ तो तोड़ा है, लेकिन क्या तोड़ा है? तो द फ्लावर बेस। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यही डेफिनेशन थी और हम लोगों ने एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारी क्या होती है? जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब चलिए बढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। देखिए इसमें क्या लिखा है? वर्ब दैट डू नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखिए, जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वो हमारे कौन से होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। ही रन अ लॉन्ग डिस्टेंस। ही रन अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए ये जो एग्जांपल है ये अपने आप में कंप्लीट है, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। ही रन अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसी तरीके से द बस स्टॉप्ड सडनली। अब इसमें स्टॉप ये क्या है? ये हमारी वर्ब है। तो देखिए इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारे कौन से होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट की जरूरत ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आपको इसमें क्या बताया था, जो काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। तो देखिए जहां पर भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन फंक्शन बोथ एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती है एंड हमारी मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
वेयर इज माई शर्ट, वेयर इज माई शर्ट। अब यहाँ पे जो ये इज है, ये इस किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। सेकंड देखते हैं, यू हैव अ आईफोन। अब यहाँ पे जो ये हैव है, ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, she has written a letter, she has written a letter। अब यहाँ पे जो ये has है, ये किसका काम कर रहा है, helping verb का काम कर रहा है। अब देखिए लास्ट, I am doing my work, I am doing my work। अब यहाँ पे देखिए I am यहाँ किसका काम कर रहा है, helping verb का, and doing किसका काम कर रहा है, हमारा मेन वर्ब का। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों का ही यूज होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। Modal auxiliaries are verbs that are used with the main verb to show the mode of happening of an action. They are used to talk about ability, possibility, permission, obligation, duty, intention, etc. अब इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, किसमें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कि इसमें हमेशा मेन वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है, मेन वर्ब का यूज होता है। इसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आई शैल हेल्प यू। अब यहाँ पे जो ये शैल है वो किसका काम कर रहा है, हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का, मतलब मेन वर्ब का हमारा काम कर रहा है। किसका, मेन वर्ब का काम। जैसे वुड यू लाइक टू सिट हियर, वुड यू लाइक टू सिट हियर, तो यहाँ पे जो हमारा ये वुड है, ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे कुड आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर फोन, तो यहाँ पे जो ये कुड है, ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। लास्ट, मे ही गेट वेल सून, मे ही गेट वेल सून, तो यहाँ पे जो ये मे है, ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारा मेन वर्ब का। तो आपको एक चीज हमेशा अच्छे से ध्यान रखनी है, हमारी दो टाइप्स की काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारी दो काइंड्स की क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं। कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एंड सेकंड होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही यूज होता है, और जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है उसमें खाली मेन वर्ब का यूज होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स देख लेते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स हमारी कौन सी होती हैं, देखिए फाइनाइट वर्ब्स आर दोज दैट चेंज विद नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, दे कैन बी द प्रेडिकेट्स ऑफ सेंटेंस बाय देमसेल्फ। अब देखिए इससे आपको क्या समझ में आया, फाइनाइट वर्ड्स आर दोज दैट चेंज विथ नंबर। फाइनाइट वर्ड्स हमारी कौन सी होती हैं, जो चेंज हो जाती हैं, किससे, नंबर से, पर्सन से। अब नंबर पर्सन किसका, ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से जो चेंज हो जाती है वो हमारी फाइनाइट वर्ड्स होती हैं। दे कैन बी द प्रेडिकेट्स ऑफ सेंटेंस, ये अपने ही सेंटेंस का प्रेडिकेट भी बना सकती हैं, अपने ही आप, बाय देमसेल्फ, अपने ही आप अपने सेंटेंस का प्रेडिकेट बना सकती हैं। कौन सी, हमारी फाइनाइट वर्ड्स। तो चलिए एग्जांपल अब देख लेते हैं। जैसे आई सिंग सॉन्ग्स, आई सिंग सॉन्ग्स। शी इज पेंटिंग सीनरी, शी इज पेंटिंग सीनरी। तो चलिए अब नोट पॉइंट डाल के आप एक चीज लिख लीजिए कि मॉडल ऑक्सिलरी विल, शैल, कैन, मे, माइट एटसेट्रा do not change with the number and persons of the subject, but they are finite verbs। अब देखिए इससे आपको क्या समझ में आया, जहां पर भी will है, shall है, can, may, might, जो भी एटसेट्रा जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे कौन से, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के, तो वो आपको सेम रखने हैं, आपको कोई चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि will लिखा है तो आपको would कर देना है, shall लिखा है तो should कर देना है, can है तो could कर देना है, may है तो might कर देना है, ये आपको कुछ नहीं करना है। जैसा लिखा है, अगर will लिखा है तो आपको will ही लिखना है, shall लिखा है तो आपको shall ही लिखना है, can लिखा है, may, might लिखा है तो आपको सेम बिल्कुल लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। क्या लिखा है अभी, do not change with the number and person of the subject, but they are finite verbs। लेकिन ये तब भी finite verbs हैं। तो चलिए अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे I can sing songs, I can sing songs, he can play the guitar, he can play the guitar, they can sing Christmas carols। तो देखिए आपको, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो फ्रेंड्स अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स देख लेते हैं। तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी कौन सी होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैन नॉट बी द प्रेडिकेट्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो हमारी कभी भी प्रेडिकेट नहीं हो सकती किसी भी सेंटेंस में, प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का प्रेडिकेट नहीं हो सकती है। कौन सी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। दे डू नॉट चेंज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। दे डू नॉट चेंज, किसी भी सब्जेक्ट के नंबर या किसी भी पर्सन में ही कभी भी चेंज नहीं होती। जो लिखा होता है एज इट इज वही लिखना होता है हम लोगों को।
ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब एक्ट एज नाउन। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये हमारी नाउन एंड एडजेक्टिव की तरह, किसकी तरह, नाउन एंड एडजेक्टिव की तरह एक्ट करती हैं, किसमें, सेंटेंस में। तो चलिए यहाँ तो बात हो गई हमारी, यहाँ तो बात हो गई हमारी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी कौन सी वर्ब्स होती हैं। अब इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शी लाइक्स टू कुक। अब देखिए यहाँ पे जो ये कुक है ये हमारा क्या है, ये है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे वॉकिंग क्या है, ये है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो क्या लिखा है यहाँ पे, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो चलिए अब बढ़ते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब ये कितने प्रकार की होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, नंबर 1 पे आता है हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या होता है, एक्ट एज नाउन एंड दस कैन बी सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इन्फिनेटिव में क्या होता है, जहां पे भी कोई भी वर्ब हो, वो चाहे स्टार्टिंग में हो मतलब एज अ सब्जेक्ट हो, चाहे लास्ट में हो एज अ ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना है, हमें उसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस उससे पहले टू का यूज करना है। किसका यूज करना है, टू का यूज करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जांपल से हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, शी लाइक्स टू कुक। अब यहाँ पे टू कुक किसकी तरह यूज हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो शी लाइक्स टू कुक, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो इस कुक से पहले मतलब वर्ब से पहले मैंने क्या लगाया, टू लगा दिया है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये इन्फिनेटिव है। अब देखिए जैसे टू लाई इज अ सिन, टू लाई इज अ सिन। अब यहाँ पे ये जो टू लाई है तो ये हमारे यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो मैंने लाई से पहले क्या लगा रखा है, टू। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये इन्फिनेटिव है। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जेरेंड। अब जेरेंड में क्या होता है, इसमें वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल, वर्किंग कीप्स द माइंड ऑक्यूपाइड, वर्किंग कीप्स द माइंड ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे जो ये वर्किंग है ये हमारा क्या है, जेरेंड फॉर्म है, ठीक है। आई एंजॉय, और ये यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, ये हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। आई एंजॉय बेकिंग। अब यहाँ पे देखिए जो ये बेकिंग है, क्या है, बेकिंग, ये यहाँ किसकी तरह यूज हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। और ये बेकिंग में आईएनजी लगा तो ये हमारा किसकी तरह यूज हो रहा है, जेरेंड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। अब इसका थर्ड नंबर पे आता है पार्टिसिपल। अब जो ये पार्टिसिपल होता है ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एक होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। जहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, कोई भी सेंटेंस हो और वो प्रेजेंट का हो, वो मतलब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वहां पे हमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की लगानी है हमें आईएनजी फॉर्म। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड हमारा पास्ट पार्टिसिपल में क्या करना है, हमें वर्ब की हमेशा ईडी, डी, टी, ईएन, एन एक्सेट्रा इस तरीके की फॉर्म्स लगानी है हमें, किसमें, हमें लगानी है इसमें पास्ट पार्टिसिपल में। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, शी वॉक्ड ऑन ब्रोकन ग्लास, शी वॉक्ड ऑन ब्रोकन ग्लास। अब आपको इसमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा एग्जांपल से कि ये जो है हमने वॉक्ड से समझ लिया, किससे, वॉक्ड से हमने समझ लिया कि हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे en का यूज करा गया है ब्रोकन में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही टोल्ड अस एन इंस्पायरिंग स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे इंस्पायरिंग लिखा हुआ है, तो इंस्पायरिंग किसमें है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो इससे हम समझ गए कि ही टोल्ड अस एन इंस्पायरिंग स्टोरी। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। और यहाँ पे इंस्पायरिंग है किसको डिनोट कर रहा है, पार्टिसिपल को डिनोट कर रहा है, किसके, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।